पैसा को क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। जैसा बहुत बार ये बोला जाता है कि पैसा भाई भाई की लड़ाई का झगड़ा है। मेरे को आप ये बताइए, जो गरीब आदमी उसको भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है क्या? सेल्स एक कला है। सेल्स इज नथिंग सर। आपको लोगों की इंटेंसिटी समझना है, उनकी टेंडेंसी समझना है आपको, ये सेल्स है सर। और मैं चाहता हूँ मेरा महाराष्ट्र या पूरे मेरे भारत का हर मैन्युफैक्चरर ना सर कम से कम सरकार के सब्सिडी से 2 फैक्ट्री फ्री में होना चाहिए। मेरे मैन्युफैक्चरर भाइयों के ऊपर कोई लोन ना हो, सब्सिडी से इतना पैसा आए कि अपना लोन आराम से पे कर सके। ये मेरा विजन है, ये मेरा सपना है सर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्रांड न्यू पॉडकास्ट ऑफ आवर सीरीज। इस बार हमने किसी को बुलाया है जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। जब हम बात करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने की, तो बहुत बार ऐसे होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमको समझता है कि यार इसमें ये चीज़ें हमसे छूट गई है। तो इसके लिए कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपको पहले से ही बताए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है फाइनेंस और सब्सिडी का, क्योंकि जब तक पैसा मिलता नहीं है तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और पैसे मिले भी तो गवर्नमेंट आपको जो इंसेंटिव दे रहे हैं वो छोड़ के आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो आपको लॉस ही होगा। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि 15 साल तक आपको फैक्ट्री ऑपरेशनल रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं होता है। हम लोग सिर्फ गूगल पे कुछ चीज़ें पढ़ के स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर हमको महाराष्ट्र में सबसे पहले बुक लिखने वाले बंदे से पता चले कि क्या बेसिक नीड्स है। तो आज हम लोग बुला रहे हैं सीवी विकास चोरडिया, जो पिछले 10 साल से सब्सिडी सेक्टर में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र के टॉप लोगों में उनका नाम है सब्सिडी के लिए। और ये उन्होंने बुक लिखा है, जो बुक महाराष्ट्र का सबसे पहला बुक है सब्सिडी के ऊपर। ये बुक आप जाइए पढ़िए, और आपको और कुछ क्वेश्चंस है तो इस पॉडकास्ट में हमने वो सब क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है। फिर भी और कुछ लगता है तो उनका मेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उनसे बात कीजिए। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 आप कोई कंसल्टेंट से बात कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस ऑपरेशनल होना और प्रॉफिटेबल होना ये कंसल्टेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। थैंक यू। कैसे हो सर? ऑल फाइन सर, ऑल फाइन। जलगांव से पुणे, कैसे रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक। सर मैं आपको जब भी देखता हूँ ना, मुझे एक बात ऐसी लगती है कि आप लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत आपको मजा आता है, या फिर आपको बहुत इजीली आप कर पाते हो। ये कैसे, क्या चीज़ है वो? सर देखो क्या होता है ना कि लोगों से घुलना ये मेरा शौक है। और जब शौक में काम करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर आप कौन सी जगह पे हो आप, और आप किसके साथ मिल रहे हो आप। मैं हर इंडस्ट्री, हर बंदे में है ना एक एंटरप्रेन्योरशिप देखता हूँ मैं। और एंटरप्रेन्योरशिप ना मेरा फ्यूचर है, मेरा एक लाइकिंग सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी में हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ दिखता है सर वहाँ मैं चिपक जाता हूँ सर मैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आप चलते चलते रिक्शा वाले से भी उतना ही अच्छे से बात कर लोगे, आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी वैसे ही बात कर लोगे जी। तो ये चीज़ है ना, जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं ना, वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो आपको इस दोनों कहीं रिलेशन लगता है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोला। देखिए जब आदमी से आप मिलते हो तब उसके क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको समझता है। आप जब उससे बात करते हो तब उसको उसकी रिक्वायरमेंट अपने आप निकल के सामने आती है। और अगर आप उसका पेन पॉइंट क्या अगर आप समझ गए, उस पर आप काम कर चुके हो, काम अगर आपने कर दिया है तो सर बट ऑब्वियस है कि यार देखो पैसा इज़ द सेकेंडरी। राइट। अगर आप पेन पे काम कर रहे हो तो आदमी पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं देता। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर कोई डॉक्टर आपकी दर्द पहले ही बता दे कि यार सर आपको तकलीफ है, तो क्या आप उसको पैसा देने के लिए मना करोगे? नहीं सर, बट वो सेल्स स्किल भी एक होता है ना, कि पता है हाँ मुझे पता है कि मुझे दर्द है, लेकिन मैं 1 रुपए की मेडिकल से लेके गोली खाऊंगा या मैं 2000 की ट्रीटमेंट करूंगा, वही चीज के लिए वो 2000 वाला डॉक्टर जो सेल करता है ना, वो सेल्स स्किल है कहीं ना कहीं। सर देखिए सेल्स स्किल में तो मैं सबसे पहले थैंक यू दूंगा हमारे कोच गौरव जी को। बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ गौरव जी, सर सेल्स स्किल तो शार्पन नहीं थे, बट जब सेल्स सीखा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेल कभी अपने डोमेन में था ही नहीं। सिर्फ हमें एक्ट क्या दिया जाता है, क्या समझाया जाता है, बस उतनी पढ़ना उतनी समझना है। बट जब गौरव जी से बात किया, समझा चीज़ों को कि सेल्स क्या है, तो सेल्स इज नथिंग सर। आपको लोगों की इंटेंसिटी समझना है, उनकी टेंडेंसी समझना है आपको, ये सेल्स है सर। आपने बिल्कुल सही बोला सर कि सेल्स एक कला है, ये सेल्स इज वन आर्ट। और ये आर्ट धीरे धीरे डेवलप हुई और आज ये स्टेज पे कि सर आप सामने कोई भी मैन्युफैक्चरर को या कोई भी इंडस्ट्री को बैठा दीजिए सर, इतना श्योर है कि मैं अपना प्रोडक्ट को आराम से उनको, मेरे अपने सर्विस को आराम से उनको समझा पाऊंगा सर मैं। बट वो एक चीज क्या है जो आपको लगता है हाँ ये सेल्स के लिए होना चाहिए, या फिर सेल्स में ये सबसे ज्यादा जरूरी है? लोगों का पेन समझना सर, ये क्वालिटी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको सेल नहीं करना है, आपको लोगों के पेन को सॉल्व करना है। आप सेल अपने आप हो जाओगे सर वहाँ पे,
टोटली एग्री। मतलब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हम क्या करते हैं ना, हम पहले सेल करने की कोशिश करते हैं, जी तो आप उनको पेन पॉइंट एक तो हम दिखा दो, सर क्या और फिर देखिए आप उसको ये दिखा दो, नहीं तो कि आपको इससे अच्छा क्या मिलेगा ये चीज में। जी लोगों को सर जो सेल के संबंध में जो एक रहता है विचार रहता है कि सेल आप समझते हो कि ऊपर की मलहम है, लगा दो ठीक हो जाएगा। बट सेल वैसा नहीं है सर। सेल अंदर की दवा है, जो अंदर के घाव अगर जिसने ठीक कर दिए तो उसको ऊपर के मलहम की जरूरत नहीं है सर। वो आदमी फिर दिल से आपके साथ में जिंदगी भर जुड़ा रहेगा वो। राइट। शायद गौरव सर ने मुझे एक एग्जांपल बताया था कोई तो बैच में। उन्होंने बोला था कि बंदे को दिखा दो कि फ्लाइट से फ्लाई करना हम्म, क्या मजा है, तो वो बस से 1,000 रुपए खर्चे करके कभी नहीं जाएगा, वो 5,000 रुपए देके फ्लाइट से जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये भी एक चीज है, एक तो पिन पॉइंट आप ढूंढ लो उसका, नहीं तो उसको लग्जरी दिखा दो। लग्जरी दिखा दो। तो ऐसे कहीं ना कहीं एक सर्वे पढ़ा था मैंने कि इंडिया में देखा जाए तो जो लोग 10 लाख से ऊपर कमा रहे वो टॉप 10% में है, जो 50 लाख से ऊपर कमा रहे वो टॉप 7 या 6% में है। ऐसे एक रेशियो था। तो बाकी के 90%, 95, 97% लोगों के लिए तो असर अच्छा ही है। तो आप किस तरह से देखते हो इस चीज को? सर मैं देखता हूँ यहाँ पैसा कमाना चाहिए सर, बिकॉज यू डिजर्व अ गुड लाइफ और अ गुड लाइफ वांट अ गुड मनी। अगर सर समझ लीजिए, अगर मुझे आज है ना फ्लाइट में ट्रैवल करना, जैसे आपने बोला कि आप लग्जरियस फील कराओ, मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा तो हो सकता है मैं ट्रेन में आऊँ या बस में आऊँ मैं, बट आज मेरे पास समझ लीजिए पैसा है तो मैं फ्लाइट में उस चीज़ को फील करूँ। मैं सोचता हूँ सर यार देखो लाइफ है ना अपनी है ना, तो यू क्रिएट योर ओन लाइफ। पैसा सर इम्पॉर्टेंट है, पैसे के बिना आप एक अच्छी हेल्थ नहीं ले सकते हो आप। अगर मैं आज बात करूँ अच्छे फिटनेस कोच के सर, ये चार्जिंग गुड अमाउंट, राइट। अगर वही सस्ते वाला लो तो सारा 2 आसन कराएगा भग जाएगा सर वो। अगर मैं अच्छे डाइट की बात करूँ, आप ऑर्गेनिक फूड की बात करो सर, यहाँ पे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक कुकुम्बर इज कमिंग एट 20 रुपीज़, ऑर्गेनिक कुकुम्बर इज कमिंग एट 200 रुपीज़। सी द डिफरेंस। ऐसा नहीं कि सर वो लोग लूट रहे हैं, बट अगर ऑर्गेनिक आप कोई खा रहे हो और कोई केमिकल खा रहे हो, यू नो बेटर, यू नो द डिफरेंस ऑफ बोथ द थिंग। अगर मैं आज अच्छी एजुकेशन की बात करूँ मेरे किड्स की, तो स्कूल डिमांड है गुड अमाउंट। तो आई थिंक सर मनी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट मनी इज़ नॉट ओनली वन फैक्टर। आपको जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उस सेगमेंट में मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। आप अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश है ना तो आपको सर पैसा दे के जाएगा वो। तो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपने लास्ट लाइन बोली, तो साइमन सिनेक का एक बुक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टार्ट विथ व्हाई। तो उसका वो थ्योरी है कि आप, बहुत सारे लोग व्हाट पे पहुंच जाते हैं कि पैसा कमाना, उसके पहले व्हाई पे पहुंचो, अंदर वाले सर्कल पे, जी कि व्हाई क्यों व्हाई यू कमाना आर है? डूइंग दिस। Yes, yes. राइट राइट। तो सर आपका कहीं ना कहीं ये क्या है ना, मैंने देखा है कि जो लोग एक पर्टिकुलर इनकम से ऊपर उठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक माइंड ब्लॉकेज टूटा होता है उनका। बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ ना, एक माइंड ब्लॉकेज होता है कि इसके ऊपर पैसा हो ही नहीं सकता है, इसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ऐसे वो पैसे को कोसते रहेंगे वो लोग। तो ये माइंड ब्लॉकेज आपका कैसे बिल्कुल टूटा? सर, मैं बोलता हूँ कि यार देखिए पैसा को कोसने से कुछ नहीं होता। जैसा बहुत बार ये बोला जाता है कि यार पैसा भाई भाई की लड़ाई का झगड़ा है। क्या मेरे को आप ये बताइए, जो गरीब आदमी उसके भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है क्या? पैसा इज नॉट द रीजन, हाउ यू टेक दैट मनी, वो आपका माइंड सेट है सर। मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा इज नेवर द रीजन टू फॉर एनी फाइट। माइंड सेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंड सेट ही खराब है तो पैसा हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि पैसे को कोसना नहीं चाहिए। पैसा इज़ वेरी गुड फॉर आवर परस्परस लाइफ। तो फ्री फॉर्म में पैसा आना चाहिए सर। यू वेलकम द मनी ना सर। आप समझ लो सारा, एक अगर बच्चे को स्कूल देना 2 लाख की जिसकी फीस है, यानी इफ़ यू डोंट हैव मनी, तो उस दिन आप क्या पैसे को कोसोगे? उस दिन आप खुद को कोसोगे क्या मेरे पास पैसा नहीं है। एग्री। ये सब सर्कल में आपका प्रोफेशन कहाँ पे काम किया? प्रोफेशन ने क्या आपको सर help मेरा किया? प्रोफेशन एक सीढ़ी है जो मेरा ड्रीम को अचीव करने के लिए है। विदाउट प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और एक प्रोफेशन सर देखिए क्या होता है, या तो आदमी ट्रेडिंग करके काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सर्विस देगा सर। तो पढ़ने का शौक़ था, तो पढ़ते पढ़ते एक लेवल तक पहुँचे जब यहाँ पे ऐसा लगा कि क्यों ना इस हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया जाए। तो सीए बना, और फिर समझ में आया कि क्यों इस प्रोफेशन को सीढ़ी बना के अपने ड्रीम को अचीव किया जाए। तो आई थिंक द जर्नी फ्रॉम मी टू माई ड्रीम इज दिस प्रोफेशन। द ब्रिज ऑफ दिस जर्नी इज माई प्रोफेशन। तो मतलब फॉर स्टूडेंट्स, ये सवाल मेरा स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रहेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्या ही इतना पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं वो 2-3 साल की मेहनत आपको
5-10 साल जिंदगी में आगे लेके गई, या फिर नहीं होता सीए तो भी इतना ही अच्छा कर लेते ऐसे? सर देखिए, आज मैं जो हूँ आई एम वेरी मच हैप्पी, और मैं सोचता हूँ कि क्वालिफाइड वुमन बीइंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सीइंग द करंट सिनेरियो ऑफ द ग्लोबली। आप अगर से आप जरूरी नहीं कि आप सीए बनो, आप इफ़ यू डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट डोंट डू दैट, बट हाँ जो सब्जेक्ट आपका लाइकिंग है, आपने एजुकेशन मस्ट है सर। आपको एजुकेशन के बिना आप समझ लीजिए अगर आप ग्लोबली जाते हो और अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मालूम है, आपको इंग्लिश नहीं मालूम है, हाउ यू विल गो टू आउटसाइड। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर ग्रोथ, टू गेट योर टारगेट डन। तो प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीए करने के बाद सब्सिडी कैसे चुना आपने? हाँ सर, ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है ये। देखिए क्या होता है ना, हर आदमी के लाइफ में ना कुछ ऐसे चीज़ें आती है जहाँ से आदमी की एक नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। मैं सीए बना, सीए बनने के बाद सर आई वाज डूइंग अकाउंट राइटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, और मेरे टाइम पे वैट था हमारे समय में, हम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, अकाउंटिंग करते थे। तो मैं तकरीबन 80-90 लोगों की अकाउंटिंग करता था। मैं 2011 का सीए पास आउट हूँ सर। मैं 2016-17 तक मैंने अकाउंटिंग किया, बट ऑन अ गिवन डे, ऑन अ इवन डे दिमाग में ऐसा है कि यार मैं ना अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ माई पर्सनल। मुझे लगा कि यार मेरा शायद कैलिबर ज़्यादा है और मैं अपने एनर्जी को फुल फ्लो में नहीं लगा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा था कि मेरे कैपेसिटी 100 किलो वेट उठाने की, बट मैं 50 किलो भी काम कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सर एक सिंगल डे में डिसीजन लिया, सारे के सारे अकाउंटिंग मैंने डे 1 के दिन छोड़ दी मैंने, वो डिसीजन के बाद में। और फिर मैंने सब्सिडी स्टार्ट की। सब्सिडी जब स्टार्ट की, मैन्युफैक्चरर का पेन समझा मैंने, तो शुरुआत के 6 महीने सर मैंने एक फाइल भी हुई नहीं। बट फिर दिल में ये तमन्ना थी कि यार इसको तो करके रहना है अभी, चाहे मैं साल भर एक पैसा ना कमाऊँ मैं, बट इसको करना है। जब 6 महीने के बाद पहली फाइल सैंक्शन हुई सब्सिडी की, तो मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे क्लाइंट को थी। जब उसकी खुशी देखी मैंने, तो मैं बोला यार ये क्या बात है यार ये। जब मैं आज किसी को सब्सिडी सैंक्शन करवा कर दे रहा हूँ, वो बंदा इतना खुश है, तो यार इस फील्ड में ना अपन को पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की खुशी खरीदना है। Right. फिर हॉबी बना सर, फिर धीरे धीरे काम सीखते गए, आगे बढ़ते गए। अब पिछले 10 साल से प्रोफेशन में हूँ सर आज। तो फीलिंग गुड कि चलो यार मेरी अब एनर्जी कहीं ना कहीं फुल यूटिलाइज हो रही है सर। दैट्स वाई सिलेक्टेड द चेंजिंग ऑफ द प्रोफेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एक्सपर्ट ऑफ सब्सिडी एंड फाइनेंस। तो अभी सब्सिडी मतलब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो जी। इस सब प्रोसेस में यू आर द फर्स्ट ऑथर ऑफ बुक ऑन सब्सिडी इन महाराष्ट्र। जी। तो ये क्यों करने का? क्योंकि आपका तो अच्छा खासा चल रहा था, फिर लोगों में मुफ्त का क्या, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है अरे मैं सबको बता दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। जी। फिर भी आपने क्यों सबको सब बता दिया? सर देखिए, एक चीज़ तय, एक डेस्टिनी कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब मैं सर पिछले 10 साल से मैन्युफैक्चरर के साथ में डील कर रहा था, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मेरे सामने ऐसे आते थे जिन्होंने फैक्ट्री सेटअप करके 2-2, 3-3 साल हो गया रहता है, और फिर उनको कहीं से आजू बाजू से मालूम पड़ता था कि यार सब्सिडी आपको इस प्रोजेक्ट पे इतने रुपए मिल सकती है, बट चूंकि सब्सिडी के साथ टाइमलाइन दी रहती है कि आपको उस पीरियड में सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। ओके। अब वो टाइमलाइन निकल गई रहती है। अब टाइमलाइन निकलने के बाद में सरकार, गवर्नमेंट आपकी फाइल को सैंक्शन नहीं कर सकता है सर। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला है, ठीक है, बंदा ने फैक्ट्री चलाया बढ़िया, एकदम पसीना खून पसीना भागे, प्रॉफिट अच्छा कमाया उसने, और 3 साल के बाद में उसके बाजू वाले फैक्ट्री नई फैक्ट्री डाली है। आप समझिए सिचुएशन को, 3 साल के बाद में उसके बाजू वाले ने नई फैक्ट्री डाली है, उसने भी 10 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला है, बट वो बंदा सब्सिडी का कहीं ना कहीं मालूमात रखता था, और उस बंदे को उस 10 करोड़ की प्रोजेक्ट के ऊपर 8 करोड़ का सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया। अब समझ लीजिए 3 इडियट का एक डायलॉग है बराबर है। तो आप समझ लीजिए सर, आज जो ये बंदा जो 3 साल स्ट्रगलिंग करके जो स्टेज पे पहुंचा है, आज ये बंदा 3 साल के बाद में डायरेक्ट जब उसने उसके अगले 2 साल के आगे की मार ली, तो फिर जब ऐसे मैन्युफैक्चरर से मैं मिलता, उनके पेन थे, उनके मोरल कहीं ना कहीं हिल गए थे, जब उन्होंने समझा कि यार मैं इतने रुपए का लॉस कर चुका हूँ मेरे सब्सिडी के अंदर, तो समझ में आ गया इसका रूट कॉज क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, लोगों का पेन समझो सर, लोग अपने आप पैसा देंगे। रूट कॉज सर ये था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर को आज के दिन एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है जहाँ पे उसके यूनिट को सब्सिडी कितने की मिलेगी मालूम नहीं है। रेडी रेफरेंस कहाँ पे है आज के दिन? जब आप कोई फैक्ट्री डालते हो, यू बेटर प्लान, आप अच्छी प्लानिंग कर दो कि हमें लोन किससे लेना है, हमें खुद का पैसा कहाँ डालना है, किससे डालना है, हमें लैंड कहाँ बाय करनी है, मशीन के हमारे वेंडर कौन रहेंगे,
हमारे सप्लायर कौन रहेंगे, हमें माल कहाँ बेचना है। आप बहुत अच्छे प्लानिंग करते हो सर ये सब चीज़ों की, बट क्या कभी आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये रोल आया है कि क्या हमारे को इस प्रोजेक्ट पे सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। आप सर समझ लीजिए, अगर आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल रहे हो, बैंक से आप 7.5 करोड़ का लोन ले रहे हो, और अगर आप प्लान करते हो बेटर तो आपको 8 करोड़ की सब्सिडी मिलती है, तो आप सर समझ लीजिए डे 1 के दिन मोरल कितना आपका हाई रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग रहेगा आपका। फिर समझ में आया कि यार इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि इस सोसाइटीज़ ने मुझे बहुत दिया है, तो अब जब रिटर्न देने की बारी आई है तो मैं बोला जब दिल खोल के दिया जाए। जब मैंने बुक की आइडिया दिमाग में रखी तो मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत सारे सीए फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला यार विकास जी देखो, आप ना बुक लिख के अपना मार्केट मुट्ठी खोल रहे हो आपको आपके बिजनेस का टेंशन नहीं है क्या, आप अपना बिजनेस में कॉम्पिटिटर बढ़ा रहे हो आप। मैं बोला यार अपने सिर्फ मैं अगर जो एरिया में रहता हूँ वहाँ पे इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं बोला आप समझे पूरे महाराष्ट्र में कितने होंगे, एंड बीइंग द महाराष्ट्र इज इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ द कंट्री, कितने मैन्युफैक्चरर होंगे। मेरे पूरे सीए भाई भी अगर इस प्रोफेशन में लगे तो भी लोगों को सर्व नहीं कर सकते। फिर बुक लिखने का सर एक जर्नी चालू हुई, जहाँ पे मैंने ये कोशिश की कि एक मैन्युफैक्चरर अगर लैंड परचेस करने की सोचे भी, लेने की भी बात छोड़ दो, आप लैंड परचेस करने की भी सोचे तो ये मेरी बुक पढ़ ले, बंदा घर बैठे बिना कोई कंसल्टेंट को हायर किए, बिना कोई सीए के पास जाए, वो बंदा अपने प्रोजेक्ट पे कितनी सब्सिडी मिल सकती है खुद निकाल सकता है। मैं चाहता हूँ जब आत्मनिर्भर भारत भगवान अपने मोदी साहब ने या अपने गवर्नमेंट ने बताया, तो आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरर क्यों ना बनना चाहिए। आप सब सब्सिडी की मालूमात तो लो, आप सब्सिडी को अपने रोल के अंदर कहीं ना कहीं फिट तो करो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर देखो आप उसकी मजा। सर अगर आपका हर साल का 20% 30% का कॉस्ट अगर हेज हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप समझ लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर के लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो। तो बस इसी विचारों से सर एक बुक लिखने का संजोग बना, और बुक लिखने के लिए मेरी वाइफ उसने मुझे बहुत प्रमोट किया, बहुत धक्का मारा। हमारे कोच गौरव जी, उन्होंने सर लतार लगाई हमारे पीछे, तब मैं बोला चलो यार बुक लिखी जाए। सर ये पॉडकास्ट मैडम सुनेंगी इनके, उसके लिए मैडम का नाम लिया आपने या जेन्युइनली सर लिया? नहीं देखो जेन्युइनली यार, एवरी सक्सेसफुल मैन एज अ सक्सेसफुल वुमन। तो मैं चाहता हूँ सर, आई एम वेरी मच थैंक यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट टू बोथ ऑफ यू, बिकॉज दे आर द, समझ लीजिए बुक का रीजन ही वो दोनों है। सर मतलब बहुत बड़ा दिल है आपका कि आपने इतना अच्छा काम किया, उसके लिए मैंने जिनको बुक दिया आपका उन सबका भला ही हुआ है, तो इट इज़ अ बिग डील कि आपने ये चीज़ किया। आप जब बोल रहे थे ना, दो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। एक, मुझे ऐसे भी सर बहुत फ़ोन आए कि मुझे सब्सिडी के लिए प्लान स्टार्ट करना है जी तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, मतलब होता है कि नहीं वो ठीक है 2-4 करोड़ लगने वाले, लेकिन अपन 7 करोड़ का ये करेंगे, गवर्नमेंट से पैसा आ जाएगा, ये होगा, तो ये लोग कुछ कुछ दिमाग में रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं सर, आपको फ़ोन तो आए, मेरे को तो लोग सामने विजिटिंग करने के लिए आते हैं कि सर सब्सिडी में आपका बड़ा नाम है तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा करो, बट आई थिंक सर कि इथिकली वी शुड नॉट डू लाइक दैट। अगर देखिए कि अगर आप कोई यूनिट सिर्फ डमी डाल रहे हो, तो आप सर कोई जेन्युइन मैन्युफैक्चरर का अधिकार ले रहे हो आप। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर कि आई एम नॉट डूइंग द वर्क विच इज नॉन एथिकल। मैन्युफैक्चरर जो बंदा डाल रहा है, वैसे भी सर सरकार ने भी आगे उसका रास्ता रोक ही दिया हुआ है कि आपको कंपलसरी 15 साल फैक्ट्री चलाना ही है। ओके। अगर आप 15 साल फैक्ट्री नहीं चलाओगे तो सरकार ने जो पैसा दिया, सरकार अपना पैसा वापस ले लेगी। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को सर देखिए, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, आप एक फैक्ट्री नहीं हो, आप हो सकता है कि कुछ 100 लोगों के एम्प्लॉय का घर चलाने का जरिया हो। आपके यहाँ पे जो लेबर काम करता हो सकता है कि सर आप उसको जो पगार दे रहे हो उससे उसके घर के बच्चे खाना खा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सर देखिए कि आप कोई भी डमी यूनिट चला के फैक्ट्री चालू करो। बेटर सर आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है, जो प्रोडक्ट आप बना के आराम से बेच सकते हो, सब्सिडी इज द सेकेंडरी। पहले आपको यूनिट को सक्सेस करना है सर। आप यूनिट को सक्सेस करो, गवर्नमेंट आपका सपोर्ट इतना देगा, हो सकता है सेकंड यूनिट जब आप परचेस करने को जाओ तो सरकार के सब्सिडी का ही पैसा आपके पास में इतना आ जाए जो आपको सेकंड यूनिट के लिए पैसा घर से लगाने की जरूरत नहीं पड़े आपको। बहुत बढ़िया। आपने जो बोला ना, इसके ऊपर से और एक चीज़ की, बहुत सारी यूथ है अभी महाराष्ट्र में, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है ना, फिर कहीं ना कहीं गूगल पे कुछ चीज़ें पढ़ के कि अरे इस चीज़ के लिए इतना सब्सिडी है, या फिर ये चीज़ ऐसे होता है, किधर ना किधर कुछ ना कुछ पढ़ के
वो स्टार्ट करने की कोशिश करते, 1-2 करोड़ रुपए, 10-20-50 लाख रुपए किधर ना किधर से जमा कर लेते, बट उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसका होता नहीं है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लगता है उसकी वजह से वो चीज़ें फेल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे करना चाहिए, उसके लिए क्या तो view है उसका आपका? मैं आपको बहुत अच्छा सर एक सजेशन मुझे ये देता हूँ मैं। देखिए गूगल से आप जो समझ रहे हो सीख रहे हो, इट इज़ वेरी गुड थिंग कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो सीखने की, बराबर है। लेकिन मेरा सर एक यहाँ ये सोचना है कि जैसा आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो, आपका पैसा तो लग रहा है वहाँ पे, आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके ना सर उसको प्रैक्टिकल इनसाइट देखिए आप पहले एक बार, उनसे सब चीज़ें समझिए आप अगर सोचेंगे कि सर आप मास्टर हो कोई एक चीज़ के, समझ लीजिए अगर मैं मास्टर हूँ सब्सिडी फाइनेंस का, तो आई एम नॉट मास्टर ऑफ द डॉक्टर, आई एम नॉट भाई, अगर आप मेरे पास में कोई पेशेंट लेके आओगे तो मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूँ क्या सर? नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा डोमेन नहीं है। तो इस चीज़ पे मेरा ये सोचना है कि सर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास में उसको पहले इन आउट समझिए आप उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आएंगे वो समझिए, बिकॉज एक्सपर्ट नोज कि यार आगे बैरियर क्या आएंगे इसके अंदर। क्योंकि हो सकता है कि आज आपके लिए पहला केस हो, बट उस एक्सपर्ट के लिए हो सकता है कि आपका नंबर 100वां हो, तो उसको ऑलरेडी उस फील्ड के एक्सपीरियंस रहता है। आप समझिए, अगर फिर आपको लगे कि यू कैन मिटिगेट द रिस्क, आप उस रिस्क को एज कर सकते हो आप, तो सर फिर आप जरूर जाइए। खुद से करने में कोई बुराई नहीं है, बट आप क्या उस सब्जेक्ट के मास्टर हो, आपको सब चीज़ें समझ में है क्या? एक छोटी सी डिसीजन मैं बताता हूँ ना सर, कि समझ लीजिए जो सब्सिडी आज आपको ईयर 1 में अप्लाई करनी थी, वो सब्सिडी आपको ईयर 3 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो जहाँ प्रोजेक्ट आपका 10 करोड़ को हो सकता है 8 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती थी ईयर 1 में अगर आप अप्लाई करते थे, चूँकि आप ईयर 3 में आए, आप लेट हो गए, तो आपको सिर्फ 0 रुपीज़ की सब्सिडी मिलने वाली है। आप समझिए सिर्फ छोटा सा चीज़ है ये, कि आपको सब्सिडी के लिए टाइम पे अप्लाई करना है। अब गूगल तो आपको बताएगा नहीं कि आपको टाइम क्या है, वो बताएगा क्या मिलेगा, वो उसे बताएगा क्या मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, कब अप्लाई करना है, उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, क्या गूगल बताएगा वो? तो वो सर जो प्रैक्टिकल काम कर रहा है उसी को चीज़ें समझ में आएगी। तो कब ढूंढना चाहिए एक सब्सिडी कंसल्टेंट को? सर जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आई कि मुझे फैक्ट्री डालना है, मैं सोचता हूँ कि वो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट इन टच विद द कंसल्टेंट। लेकिन जब काम चालू करते हैं ना, तो बहुत सबसे पहले सब्सिडी से पहले भी लोन का बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि लोन के लिए होगा ही नहीं, बैंक सपोर्ट ही नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं, तो होता है आसानी से? सर देखो मेरा ये मानना है इस चीज़ के अंदर कि बैंक की अब भी अपने दायरे में काम करती है। बैंक को जो रिक्वायर्ड चीज़ें, अगर आप सर वो रिक्वायर्ड चीज़ें उनको अगर आप नहीं दे पाओगे सही से, तो बैंक उस पर कैसे लोन करेगी सर? आज बैंक इतना सपोर्ट करने को तैयार है कि आप अच्छा कोई प्रोजेक्ट लेके आइए सर, प्रोजेक्ट पे आप सब चीज़ें डिटेल बताइए, आप बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है। बैंक अपने दायरे में काम करती है, कोई बैंक अपने दायरे के बाहर काम नहीं कर सकता है सर, बिकॉज दे आर द लिमिटेशंस। लेकिन क्या उस दायरे को आपने कभी समझा है? आप सिर्फ 4-10 पेपर लेके गए और आप बोले कि सर हमारे को लोन दो, और बैंक वाला लोन नहीं दे रहा, तो आप बोलते हो हमें बैंक लोन नहीं दे रहा है। बट क्या कभी आपने बैंकर्स का पर्सपेक्टिव क्या उसको समझने की कोशिश की? क्या कभी आपने उनके हिसाब से रिपोर्ट बनाने की कोशिश की? उनके हिसाब से फाइल आपने दी क्या सर? पेपर दिए क्या आपने? अगर आप पेपर नहीं दोगे सर सही तरीके से, तो कौन सी बैंक आपको फंडिंग करेगा सर? उसमें मैं मानता हूँ सर, देखिए बैंकर्स की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लोन जब लेना है, आप समझ लीजिए सर अगर आज आप एक मैन्युफैक्चरर हो, मैं अगर आपके पास में आता हूँ नया माल लेने के लिए, और मैं बोलता हूँ सर मुझे 1 लाख रुपए का माल चाहिए, और मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं आपसे, क्या मुझे आप उधारी पे माल दोगे 1 लाख का? तो जब आप उधारी पे माल नहीं दे सकते सर मुझे 1 लाख रुपए का, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर दोगे बैंकर को सब चीजें बिना समझाए बैंक आपको 1 करोड़ का लोन देगी? आप कभी खुद को बैंकर की पोस्ट पे लगे कर देखे हो सर आपने? आप जस्टिफाई कीजिए ना, आपके प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कीजिए, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कीजिए, बैंक देगा ना सर। गवर्नमेंट की इतनी स्कीम से बैंक क्यों नहीं देगा आपको सर लोन? जब बैंक इतने लोगों को लोन दे चुका है, दे रहा है, तो आपको क्यों नहीं देगा सर? आप बताइए। सही बात है। बैंक लेकिन सर अपने दायरे में लेके काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के जाइए, आपके प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स मिनट वर्किंग लेके जाइए, बैंकर को क्या रिक्वायरमेंट है वो लेके जाइए, 100% सर बैंक आपको काम करेगा सर। मैं महाराष्ट्र में कितने तरह के सब्सिडीज है, या फिर कितना सब्सिडी मिलता है महाराष्ट्र में? सर देखिए महाराष्ट्र बीइंग द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ द कंट्री, और मुझे ऐसा जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि महाराष्ट्र द हाईएस्ट सब्सिडी स्टेट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। बहुत बार तो सर ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करते हो, तो सर सरकार आपको 100% तक सब्सिडी देता है।
आप ये समझिए सर यहाँ पे कि आपका लैंड प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, आपका मशीन प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है सर। ये सारे खर्चे मिला के अगर आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ का जाता है, 5 करोड़ का जाता है, सरकार आपको 5 करोड़ रुपए वापस दे रही है सर। शर्त इतनी आपने को लेते आना चाहिए वो प्रॉपर सिस्टम से। ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स, महाराष्ट्र में सर सब्सिडी आपको 20% से लेकर 100% तक सब्सिडी आपको सर। तो 20% वाला एक बार बता दीजिए, कहाँ कहाँ पे होता ही नहीं है सर जैसा बहुत बार जैसा गवर्नमेंट का ये रहता है, इसके पीछे एक सोच कि जो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी बहुत कम देती है, ना के बराबर देती है। ओके। और जो एरिया डेवलप नहीं हुआ है, हाँ। जैसा सर समझ लीजिए आपका यहाँ से सुबा पांडेन MIDC है, ओके। आपका जो ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे जो विलेज एरिया है ओके। सर, वहाँ पे सरकार को प्रमोट करना है ताकि वहाँ के जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे फैक्ट्री अगर लगे तो हो सकता है कि सर वहाँ पे उनको जॉब मिले, वो लोग कहीं और भागे नहीं। तो उस एरिया में सब्सिडी गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, प्रमोट ज़्यादा करती है। जैसा नंदुरबार एरिया हो गया, जैसा बैकवर्ड एरिया जो भी है अपने यहाँ पे, उन सबको सर सब्सिडी गवर्नमेंट 100% तक दे रही है सर। बट सर अभी फिर अगर सब्सिडी वहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, बट मैं मुंबई पुणे से बिलोंग करता हूँ, या फिर मेरे प्रोडक्ट के जो वेंडर्स है, अभी सपोज मेरा बजाज का कुछ ये है अल्फा लेवल का कुछ सब्सिडी होने वाला है, या फिर उसका प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूँ, तो इज इट एडवाइजेबल टू गो देयर एंड वर्क फ्रॉम देयर, और नहीं मुझे सब्सिडी का छोड़ देना चाहिए, बट मुझे मेन मेरा फोकस देखना चाहिए? जैसा मैंने से पहले बताया कि सब्सिडी तो सेकेंडरी, पहले आपको ये देखना है कि आप यूनिट चला सकते हो गया। अगर आप यूनिट चला सकते हो तो सर देखिए सब्सिडी गवर्नमेंट 10 साल के लिए देगी, बट यूनिट हो सकता है कि आपका 50 साल के लिए चले वो। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल रखना है। अगर आप कोई जगह ऐसे सिलेक्ट करते हो जहाँ पे इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड विजिबिलिटी रहे, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डालना वहाँ पे सक्सेसफुल हो सके अगर आपका, तो आप प्लान कीजिए सर। बट अगर आपको लगता है कि सर सब्सिडी के लिए वहाँ यूनिट डालना है और 2 साल के बाद यूनिट बंद कर देना, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप ऐसे कोई लोकेशन में डालो जहाँ पे आप अप्रोच नहीं कर सको सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसेंटली मैं एक मैन्युफैक्चरर से मिला, उसका कुछ तो प्लान चल रहा था, बट वो था पुणे का, एंड वो प्लान कर रहा था कि मैं यहाँ से ऑपरेट करूँ, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए उसके साथ जब बैठा डिस्कस किया तो समझा कि अरे वहाँ से ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसको अल्फा लेवल को मटेरियल देना था, वो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर कॉस्ट बढ़ रहा था। तो वो एक चीज़ है जो लोग देखते नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। सर देखो सब्सिडी जब गवर्नमेंट जब लुब्रिकेटिव चीज़ दिखती है, जब लोगों को लगता है कि 5 करोड़ सब्सिडी मिल रहा है, बट आप ये समझ लीजिए सर कि वो 5 करोड़ प्रोजेक्ट सब्सिडी मिलने के लिए फैक्ट्री आपको चलाना है। ऐसा नहीं कि आपने खर्चा कर दिया, सरकार ने आपको पैसा दे दिया। तो पहले कंडीशन वही है सर, पहले आपको फैक्ट्री चलाना है। फैक्ट्री चलाओगे तो सब्सिडी है सर। अगर आप फैक्ट्री कंफर्टेबली कहीं पे भी चला सकते हो तो आप चलाइए सर, सब्सिडी आपके पीछे है। नहीं तो ये जो चीज़ आपने बोली कि मैं 10 करोड़ रुपए अगर डालूंगा और गवर्नमेंट 5 करोड़ नहीं देगा, फैक्ट्री चलाओगे तो मिलेगा, मतलब क्या? क्योंकि लोगों को ये भी कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है कि हाँ 10 करोड़ का मैंने प्लान लगा दिया, उसमें से 5 करोड़ तो गवर्नमेंट दे रहा है, 1 करोड़ मेरे पास है, 4 करोड़ रुपए बैंक देगा। नहीं, मैं बताता हूँ सर, इसमें क्या होता है कि ये सब की सब सब्सिडी आपको ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आती है, 5 ईयर्स आती है। समझ लीजिए अगर कोई क्लाइंट है जो D+ जोन में है या D जोन में है, अगर उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है सर 5 करोड़ रुपए, और D जोन में सर सब्सिडी आपको है समझ लीजिए 50%, तो सब्सिडी उसको आनी है 2.5 करोड़ रुपए की। सर ये 2.5 करोड़ उसको अगले 10 साल में आनी है, मतलब एवरी ईयर उसको 25-25 लाख रुपए आनी है, और अगले 10 साल आनी है। इसका मतलब कि अगले 10 साल तो उसको फैक्ट्री चलानी है। तब जाके ये 25 लाख इंटू 10 साल 2.5 करोड़ सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा होगी। अगर आप फैक्ट्री नहीं चलाते हो, आपने पहले साल फैक्ट्री चला ली और दूसरे साल नहीं चलाए, तो ये जो सरकार ने आपको पैसा दिया है, ये सरकार आपसे पैसा वापस कॉल बैक करेगी, ये रिफंड आपसे पैसा वापस भरने को लगाएगी सर। ये फैक्ट्री चलना चाहिए, मतलब उसका मिनिमम कुछ सेल होना चाहिए, या सर प्रोडक्शन आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी आपने जब सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, उस समय जो नॉर्मल प्रोडक्शन आपने दिया है, समझ लीजिए आपने दिया है कि भाई हम आप समझ ड्रिप इरिगेशन का फैक्ट्री अगर आपका, और आप बोलते हो कि मैं 1000 बंडल पर ईयर बनाऊंगा मैं, तो दिस इज योर नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इतना एटलीस्ट आपका चलना चाहिए सर फैक्ट्री। वो चीज इट्स विल बी नॉर्मल प्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल की जैसा समझ लीजिए पहले साल आपने 1000 बंडल बना दिया और दूसरे साल आपने 100 बंडल बना दिए, तो यू नो दिस इज इन एबनॉर्मल कंडीशंस। पहले साल आपने 1000 बंडल बनाए समझ लीजिए, दूसरे साल आपने 1100 बनाए, तीसरे साल 950 बनाए, तो ये समझ सकते हैं कि यार ये नॉर्मल है ये। तो फैक्ट्री शुड बी नॉर्मल प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 साल के लिए आपका फैक्ट्री नॉर्मल प्रोडक्शन में होना चाहिए,
इसमें पहले 10 साल सरकार आपको सब्सिडी देगा और सरकार फिर ये बोलता है कि अब हमने सब्सिडी में तो आपका यूनिट चलाया, अब अगले 5 साल आप उस फैक्ट्री को और चलाओ, तो फिर आपका पूरा सब्सिडी का टेन्योर खत्म होता है सर यहाँ। ओके ओके, नहीं तो फिर आपका पैसा कॉल नहीं तो फिर आपका सब्सिडी का जो पैसा लिया प्रोपोर्शनल बेसिस पर सरकार आपसे पैसा कॉल बैक करेगी सर। तो एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे क्या क्या चीज़ें चेकलिस्ट पे रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग माय प्रोजेक्ट, और बिफोर आप लोन का काम करते हो, आप सब्सिडी का काम करते हो, जी। मतलब आपको 95% बिजनेस ओनर से ज़्यादा आइडिया कि इन एंड आउट कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा, रन होगा, जी तो क्या क्या चीज़ें हैं मुझे वो चेकलिस्ट करनी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहला तो चेकलिस्ट में आप ये रखो कि आप जो भी प्रोडक्ट सोच रहे हो, क्या ये प्रोडक्ट को बना के आप मार्केट में बेच सकते हो क्या। ओके, सबसे बड़ा चीज़ होता है सेल। सर जिसके हाथ में सेल हो वो इज़ द किंग। अगर आप कोई चीज़ बनाने में एक्सपर्ट हो बट अगर आप उसको सेल नहीं कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं है बना के भी। तो सबसे पहले आपको सर ये देखना है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं बना रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ क्या। फिर आप देखो जोग्राफिकल कंडीशन में आप उस जगह पे वो बनाने की जो सोच रहे हो उस पर सब चीज़ें अवेलेबल है क्या। फिर आप सोचो सर कि अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा एरिया है जो ग्रुप डी के अंदर है और कुछ किलोमीटर समझ 20 किलोमीटर के एरिया के बाद में वहाँ पे डी प्लस जोन आता है। डी ग्रुप के अंदर से सब्सिडी आपको 50% की है और डी प्लस जोन में सब्सिडी आपको 60% की है। तो फिर हमारा सजेशन ये रहता है कि सर अगर आप 20 किलोमीटर दूर जाते हो तो हो सकता है कि आपको 10% का सब्सिडी का फर्क पड़ जाए। ओके, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हाँ 20, 25, 30 किलोमीटर रेडियस मैनेजेबल है, लेकिन कभी हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि 200 किलोमीटर दूर जाके आप काम करो आप। तो मुझे ऐसा लगता है सर कुछ पॉइंट जो सबसे पहला कि सेल आप कर सकते हो क्या, टेक्निकल और फिजिबिलिटी आपके सब सेट हो रही है क्या, बैंक लोन में सर कोई दिक्कत आती नहीं है अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो, और सब्सिडी इज़ द सेकेंडरी पार्ट सर। अगर ये सब चीज़ आपका प्रॉपर है तो आप समझ लीजिए सब्सिडी इज़ द सेकेंडरी। जैसा बोलते हैं कि अगर आपकी अच्छी हेल्थ के लिए अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपके हेल्थ अच्छे रहने वाले, तो मेडिसिन इज़ द सेकेंडरी। तो ये आपके मेन कोर्स है सर ये आपका। अगर ये सही तरीके से है तो सब्सिडी के लिए आपको सर कोई ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। वही मैसेज एक्चुअली पॉडकास्ट का पर्पस ही वही था, वही मैसेज मैं सब ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि बहुत सारे 90% ऑडियंस सब्सिडी मिलेगी हाँ। या फिर कॉल्स आते हैं। एज अ सीए में बहुत लोगों से मिला हूँ तो मुझे पता है कि लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं और सब्सिडी इज उसका टॉपअप कंसिडर करते हैं। बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि यार ये सब्सिडी मिल रहा है, बट सब्सिडी ऑपरेशनल 15 इयर्स रहा तो मिलेगा, या फिर सब्सिडी आज जेब से पैसा वो डालना है, ये लोग कंसिडर नहीं करते। लोगों को लगता है कि नहीं अभी बैंक कैलकुलेशन सब्सिडी गवर्नमेंट का उसमें पकड़ लेता है। तो इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। आप आपका बिजनेस इतने अच्छे से डेवलप हुआ है तो आपके ऑफिस में कुछ एसओपीज वगैरह है ये सब चीज करने के लिए? बिल्कुल सर, मेरे ऑफिस में एसओपीज है। मेरे ऑफिस में क्लाइंट इन से क्लाइंट आउट तक सब सिस्टम बनाया हुआ है सर। ओके, क्लाइंट अगर कोई आता है तो हम सबसे पहले मेरा मीटिंग रहता है क्लाइंट के साथ में, मैं ये चेक करता हूँ कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, देखिए बहुत बार क्या होता है सर, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफिकली बता नहीं पाता है। उसके मन में चीज़ें रहती है बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डोंट नो, तो बता नहीं पाता कि उसे क्या चाहिए। हम जब क्लाइंट से जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं सर हम, तो हम उससे सब चीज़ें समझते पहले हम, और फिर ये मेरा एनालिसिस रहता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। हो सकता है कि क्लाइंट को आज के दिन ये लगे कि सर मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि यार क्लाइंट को 5 करोड़ का लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लाइंट को आज लोन रिक्वायरमेंट 3 ही करोड़ की है। आप समझ लीजिए सर ये 2 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा फंड लेके रख रहा है, इसका कॉस्ट ऑफ फंड तो आज उसको लग रहा है। अंडर फंडिंग और ओवर फंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंडिंग फाइनेंस के अंदर। ओवर फंडिंग भी हम नहीं बोलते ज़्यादा ओवर फंडिंग लेके चलो बिकॉज इट हैज कॉस्ट ऑफ फंड। अंडर फंडिंग भी आप मत लेकर चलो क्योंकि अगर आप अंडर फंडिंग लोगे तो आपका प्रोजेक्ट आप चला ही नहीं पाओगे आप। तो प्रॉपर फंडिंग क्या होता है ये हम लोगों को समझाते हैं सर हम, कि यार आप पहले प्रॉपर फंडिंग समझ लो क्या है। हो सके आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट 5 करोड़ की नहीं है, हो सके इट मे भी 8 करोड़ और हो सकता है वो 3 करोड़ की हो। प्रॉपर फंडिंग रहा तो बिजनेस अच्छा चलता है सर। तो हमारे यहाँ पे एसओपी बनाई हुई है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम उनको डॉक्यूमेंट की लिस्ट देते हैं हम, और फिर मेरा एक मैनेजर क्लाइंट के फॉलोअप के लिए पीछे लगता है सर। उनको हम एक्सटेंडेड सपोर्ट करते हैं हम। जैसा बहुत बार क्या होता है कुछ क्लाइंट डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आता, हम उसको उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं पहले कि सर ये डॉक्यूमेंट ये ऐसा होता है, इसमें आपको ये काम करना रहता है, ये चीज़ें नहीं करना है। तो फिर सर एक बार जब सिस्टम सेट होता है तो क्लाइंट फिर डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करता है हमारे स्टाफ से,
और सब उनको समझाते सर चीज़ें वहाँ पे। तो बहुत सारे सीएज यहीं पे फेल होते हैं क्योंकि उनको पर्सनली सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है और फिर ऑपरेशन में इतना स्टक हो जाते हैं कि सेल्स से बाहर नहीं निकल पाते, या फिर बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है। तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया, इस चीज़ पे कैसे आए आप? सर देखिए, आपको आपके नीचे टीम डेवलप करना है ओके और टीम में आपको कुछ ऐसे पर्सन भी रखने हैं आपको जो आपके डॉक्यूमेंट समझे, जो क्लाइंट को समझा पाए। उसके पहले आपकी तैयारी होना चाहिए कि आप क्लाइंट को कितने सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझाएं। अब क्या होता है कि हम जब कभी टेक्निकल चीज़ों में बात करते हैं तो हम कुछ डॉक्यूमेंट इतने टेक्निकल क्लाइंट को बताते हैं, क्लाइंट को पेपर लाने के लिए सिर्फ 2 महीने लग जाते हैं। क्लाइंट बोलता है यार ये क्या नया पेपर दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सर देखिए, पहला इंट्रोडक्शन आपका क्लाइंट के साथ में अच्छा होना चाहिए और फिर आपने आपकी टीम को ऐसे इंस्ट्रक्शन देना है ताकि वो सिंपल तरीके से क्लाइंट से सब चीज़ें डिलीवर करवा के ले सर। इस सब प्रोसेस में सर्विस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली लोग कोचिंग लेना अवॉइड करते हैं, तो आपका कोचिंग का इम्पैक्ट कितना है? नहीं, मैं तो बोलता हूँ सर देखिए, जो चीज़ हमने कभी सीखा नहीं है और भी अजम कि हमारे को आता है, वो अजम्पशन ही सबसे पहला गलत है। वो देखिए, जो चीज़ आपने सीखा नहीं, आपने सेल्स नहीं सीखा है, आपने ऑटोमेशन नहीं सीखा है, तो आप कैसे क्या मान लोगे कि हमें ही आता है। अब जैसा मैंने गीता की बुक नहीं पढ़ी है बराबर, तो मुझे लगता है मुझे गीता के बारे में सब मालूम है बराबर। वो मेरा मिथ नॉलेज है मेरा। वो जब गीता पढ़ना चालू करता हूँ तो समझ में आता है गीता में इतना चीज़ दिया है। तो वैसे मैं समझता हूँ कोचिंग, जो चीज़ आपका सब्जेक्ट मैटर कभी रहा नहीं है उसके बारे में आप कोचिंग लीजिए। आप चीज़ें नई नई तरीके से समझिए। आप हो सकता है कि आप कोई एक्सपर्ट कोई चीज़ का है, जैसा आज आपका HR का एक्सपर्ट है, जैसा आज आपका सेल्स का एक्सपर्ट कोई बंदा है, जैसा ऑटोमेशन में कोई बंदा एक्सपर्ट है, उसने उस चीज़ में काम किया हुआ है, उसने उस चीज़ को प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा हुआ है। आप कोचिंग लीजिए ना सर। कोचिंग लेने में बहुत अच्छी बात है सर। एक KGF जो है अपने, वो KGF वाले ने एट द एज ऑफ 80 ईयर आई थिंक उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो KGF वाला ने भी तो सर 80 साल की उम्र में सीखा था। सीखना इज नेवर अ एंडिंग प्रोसेस सर। जब तक आदमी जिंदा हुआ तब तक मरता नहीं, तब तक सीखता है वो। तो ये भी बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि एक बार हो गया पर्टिकुलर प्रोफेशन कर लिया या फिर जॉब में चले गए, तो वो लोग कहीं ना कहीं सीखना छोड़ देते हैं। जी, तो वो नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग सर आप खुद के लिए कर रहे हो ना सर। आप अब आपको चाहिए कि मेरा डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप सीखिए सर। अगर आपको चाहिए कि मुझे आज ये लेवल पर रहना है और मेरे से पीछे आया हुआ बच्चा कोचिंग लेके मेरे से 10 गुना आगे बढ़ जाए, अगर आपकी वो माइंडसेट है और अब उस पर आप सेटल हो आप, तो आप मत लीजिए सर। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो बच्चा साला पीछे से आके आगे नहीं निकल जाए, जहाँ पे इनसिक्योरिटी फील हुआ वहाँ पे आप डेवलपमेंट करोगे सर। जहाँ पे सिक्योरिटी फील करोगे वहाँ पे आप डेवलपमेंट करोगे नहीं सर। आप तो सीखने के क्या क्या तरीके? एक कोचिंग हो गया, और कहाँ से क्या क्या कर सकते सर हैं? मैं तो बोलता हूँ ना कि जो आदमी में अगर कोई चीज़ है, जैसा आज आपका कैमरा मैन है फॉर एग्जांपल, मैं तो कैमरा मैन हूँ नहीं, मेरे को सीखना है, तो कैमरा मैन इज ए टीचर फॉर मी। सीखने की सर ना कोई सोर्स है और ना कोई रास्ता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो एक्सपर्ट फेलो रहते हैं इस चीज़ के, जैसा आज समझ लीजिए आपको सेल्स ऑटोमेशन सीखना है, आप जाके सर पर्सनल 1-to-1 मीटिंग कीजिए। आप सीखिए, आप उनके वीडियो ट्रेनिंग कीजिए। आप अगर आपको बहुत ऐसा डिस्कम्फर्ट लग रहा है कि यार मैं CA बंदा होके ऑफिस छोड़ के जाऊँगा, मेरे पीछे ऑफिस कौन देखेगा, फिर मैं तो CA हूँ ऐसा टाइल लगा के, मैंने क्यों सीखना किसी से, तो मुझे लगता है कि सर आप एक बार इस सेफ जोन से बाहर निकलिए और बाहर की दुनिया देखिए। आप जब बाहर की दुनिया देखोगे तो खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे, हाँ यार ये चीज़ मेरे में कमी थी। कमी हर आदमी में रहता सर, मैं नहीं बोलता हूँ कमी किसी में नहीं है, मेरे में बहुत सारी कमी है, बट उस कमी के ऊपर काम करना, ये जो दूसरा सामने वाला बंदा देखता है तो वो बताता है कि यार विकास जी आप में एक कमी, इसमें आप काम करो। आप तो जब अपन उस पर काम करते हैं सर, वहाँ से भी रिजल्ट मिलते हैं अपने को। आपके और क्या फ्यूचर में प्लान्स है, मतलब बिजनेस ग्रोथ? सर मैं चाहता हूँ मेरा महाराष्ट्र या पूरे मेरे भारत का हर मैन्युफैक्चरर ना सर, कम से कम सरकार के सब्सिडी से 2 फैक्ट्री फ्री में होना चाहिए। बस अपना सर सपना सक्सेस है। मैं चाहता हूँ हर मेरा मैन्युफैक्चरर डेट फ्री होना चाहिए। मेरे मैन्युफैक्चरर भाइयों के ऊपर कोई लोन ना हो, सब्सिडी से इतना पैसा आए कि अपना लोन आराम से पे कर सके सर। ये मेरा विजन है, ये मेरा सपना है सर। ये बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत सारी बधाई उसके लिए, ऑल द बेस्ट कि आपका सपना सक्सेसफुल हो। थैंक यू और सर। आप ऐसे लोगों को एजुकेट करते रहे, इससे ही और हम तो आपको ये बोलेंगे कि आप और सारे यूट्यूब चैनल्स पे आइए, आप टीवी पे आइए, लोगों को बताइए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये चीज़ें जो आपको जी। पता है, तो आप लोगों तक पहुंचाइए, और जितना लोगों का भला करेंगे उतना अपना ही भला होगा। नहीं ईश्वर जी देखिए, ये माध्यम तो सर आप ही है हमारे लिए, बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच इनिशिएटिव कि यार आप
बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब ये आपने बताया तो मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपको ये था, यार ये क्या उटपटांग आप हरकत कर रहे हो। लेकिन जब आपका कंसेप्ट समझा तो मैं बोला यार सही में तो आप सर लोगों को अवेयर करने का काम तो रूट कोर्स तो आप ही हो सर आज। बट आई एम वेरी मच थैंक यू सर कि आप सोसाइटी को इतना दे रहे हो सर, थैंक यू सर। और वो भी कुछ दिमाग में ना सोचे कि वापस वहाँ से क्या आएगा। इट इज़ वेरी टफ जॉब सर जो आप कर रहे हो सर। इट इज़ Thank वेरी you, मच, sir. आई एम वेरी मच थैंक यू सर। और आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू कि यार चलो आज मेरा सीए फर्टिलिटी का आदमी भी कुछ आउट ऑफ द कैरिकुलम ये काम कर रहा है सर। ये कल ऐसे ही हुआ, हम इंस्टीट्यूट के इसमें गए थे, जो अभी इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है वहाँ पे ऐसी बात चल रहा था, मार्केटिंग के ऊपर बात चल रहा था। मैं बोला मार्केटिंग मतलब ऐसे नहीं है कि आपको पुश ऐड रन करने हैं, आप लोगों को नॉलेज शेयर करो। तो बोले कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने चैनल दिखा दिया तो सबका यही बोलना था ऐसे होता है। अरे ऐसा होता है, होता है। हम कंफर्ट जोन से बाहर सही बात है। आएंगे तो सब चीज़ें होती है। आपने मुझे सबसे बड़ा आपका टर्निंग पॉइंट क्या लगता है एंड जो मुझे इंस्पायर करता है, आपने एक दिन बोल दिया मुझे 80 काम नहीं करना है। यस यस दिस टेक्स सो मच गट्स। लोगों के पास कैलिबर है, पोटेंशियल है, बट लोगों को वो छोड़ के, उनको पता है सक्सेड भी कर लेंगे सर, सब पता है, लेकिन वो छोड़ के जो चलना है ना वो बहुत मुश्किल मैं है। बता रहा हूँ सर, 6 महीने एक पैसा आया नहीं था खाते के अंदर, हाथों फूल गए थे, फैमिली है सर, क्या कमा के क्या खिलाएंगे। और ये भी नहीं पता था कि मेरा सब्सिडी का फाइल सक्सेस होगा कि फेल होगा। Agree. बट एक जिद थी कि यार नहीं यार करना तो है, लाइफ इसी में बनाना है मुझे। तो सर हो सकता है आज वो मेरे जिद का ही एक रीजन है बहुत जो आज बढ़िया मैं सर, ये बहुत स्टेज पे हूँ मैं आज। एंड और आज- हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ग्रो करते रहे और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में आप पहुंचे। नहीं वहाँ सर से- जरूर। और आप सर जो माध्यम बता रहे हो सर, जो आप दे रहे हो सर, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका सर। थैंक यू सर। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि जो मैन्युफैक्चरर आज हमारा सोच भी रहा है, तो ये एक मैंने किताब लिखी है सर। ये किताब मैं बोलना चाहूँगा कि ये किताब आपका मस्ट हैव डॉक्यूमेंट है आपके बाकी लैंड के पेपर के साथ में। हो सकता है जितनी लैंड की कीमत है आपकी और उससे कहीं आपके प्रोजेक्ट की जितनी कीमत है सर, ये मेरी किताब आपकी पूरी सब्सिडी निकाल दे उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। और- सबको लिंक भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जिनको बाय करना है दे कैन बाय इट। यस 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ईश्वर जी।